हेलो एवरीवन। वी आर वेरी हैप्पी हियर। हमारे साथ हमारे एक पुराने विद्यार्थी भी हैं और पुराने एसोसिएट भी हैं, धीरज पंचाल। और इन्होंने एचसीएस 2018 में तहसीलदार की रैंक को सिक्योर किया है और बहुत हार्ड वर्किंग कैंडिडेट है। ना कि केवल हार्ड वर्किंग है, ही इज अ स्मार्ट वर्किंग। और साथ ही साथ ये अपनी हॉबीज को बहुत ही ज्यादा वर्क करते हैं इसके ऊपर। दो इन्होंने हॉबीज अपनी शेयर करी हैं हमसे। एक फोटोग्राफी है और ही इज अ वेरी वेरी गुड पोएट। तो आज जो है थोड़ा सा इनके लास्ट में थोड़ा पोएट्री भी ऐड कराएंगे। ही राइट वेरी वेल, ही राइट्स वेरी वेल। तो इन सभी के साथ लेट्स इंट्रोड्यूस एंड लेट्स वेलकम धीरज पंचाल। और प्लीज धीरज अपना डिटेल्ड में इंट्रोडक्शन अपने परिवार के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में और अपने जीवन के और अन्य चीजें हैं, जैसे कि आपका नेटिव प्लेस कहाँ है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर प्लीज कुछ बोलिए। ठीक है, नमस्कार सर। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पहले ही बता दी गई हैं, पर कोई बात नहीं, मैं इस पे आगे और डेवलप करता हूँ। तो हाँ, मेरा नाम धीरज कुमार पंचाल है और बेसिक जो मैं बिलोंग करता हूँ वो है रोहतक में एक विलेज है छोटा सा गोची, उससे मैं बिलोंग करता हूँ एक्चुअली में। बट 1993 में यहीं पे आ गए थे पेरेंट्स एंड उसके बाद से मैं यहीं पे हूँ। चंडीगढ़ में ही मैं स्कूलिंग की अपनी। स्कूलिंग मैंने स्कूल हैं 40 सेक्टर में एंड श्री गुरु हरकृष्ण 11th एंड 12th वहाँ से की है। ऑल्सो जो मैंने बीटेक की डिग्री है, जो बैचलर इंजीनियरिंग कहते हैं आजकल, सिविल इंजीनियरिंग में मैंने की, वो पैक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से की है, सेक्टर 12 से। इसके बाद जो मेरे पेरेंट्स हैं, दोनों के दोनों गवर्नमेंट सर्विस में हैं। जो मेरे फादर हैं वो सुप्रीडेंट ग्रेड 1 हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, एंड जो मेरी मदर हैं वो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं एसीएस फाइनेंस हरियाणा गवर्नमेंट में। इसके साथ ही साथ मेरी एक सिस्टर हैं जो कि अभी मैरिड हैं, बट वो पीएचडी कर रही हैं यूनिवर्सिटी से इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो भी उनकी लाइक इसी महीने में उनकी थीसिस सबमिशन है, तो होपफुली शी विल बी वेरी रिसेंटली। सो ये यही है मेरा लाइक मोटा मोटा सा तो इंट्रोडक्शन तो ये बता सकते हैं। बड़ा फॉर्मल वो है लाइक बायोडाटा जिसको कहते हैं, वो वाली तो बात ही नहीं है। नहीं, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस डिटेल्ड एंड एलाबोरेटेड इंट्रोडक्शन धीरज। और प्लीज जैसे धीरज, आपका ना बीटेक है सिविल इंजीनियर में, और इतनी डिफरेंट प्रकार की आपकी जी जी। रुचियां रही हैं। ये सिविल सर्विसेज में कहाँ से आप लैंड अप हो जाते हैं आगे? क्या किस चीज ने प्रेरणा दी और कैसा ऐसा कोई वाक्य घटा? देखिए सर, ऐसे है कि मैं 2017 का पास आउट हूँ और अगर 2017 में ये क्वेश्चन रहता तो शायद थोड़ा इसका अलग आंसर आता। और आज जो आंसर वो सब सारी दुनिया के पास ही है कि इंजीनियर्स तो बेसिकली सब कुछ ही कर सकते हैं, वैसा वाला काम है। पर मैं आपको देता हूँ 2017 वाला आंसर अपना। 2017 वाला आंसर ये था कि मेरे को ये पता था कि मेरे कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया या ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो गया, जो मेरे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स थे। बट कुछ सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर इरिगेशन है, जो रिक्वायरमेंट है, जो आज के ज़माने की रिक्वायरमेंट है, वो ये सब्जेक्ट्स हैं। तो जब तुम ये जान जाते हो कि आरसीसी जैसे सब्जेक्ट हैं, स्ट्रक्चर्स वाले सब्जेक्ट हैं, जो कि आज की रिक्वायरमेंट हैं और आज की कॉर्पोरेट लाइफ की रिक्वायरमेंट हैं, उसमें तुम कहीं नहीं बैठ पाते हो। बट मेरे को ये कहीं ना कहीं पता था कि मैंने बचपन से भी गवर्नमेंट सर्विस देखी है और उस लेवल का जो रुझान देखा है मैंने लेवल के ऊपर एंड जॉब सिक्योरिटी के लेवल के ऊपर एक चीज़ें देखी हैं। तो मैंने ये सीखा है कि कहीं ना कहीं पे जो जो सिविल सर्विसेज एक बहुत ऊपर मुकाम हो गया, मैं कह सकता हूँ। हमारा हमेशा एम रहता है कि जो मिडिल क्लास से सारे सारे आते हैं, जो हम्बल से बैकग्राउंड से आते हैं, सबका होता है कि एक सरकारी नौकरी हो, क्लरिकल लेवल की ही हो, चाहे वही वही बहुत ज्यादा होती है। तो तुम यही सोचते हो कि किस तरीके से जस्ट एक बारी सिस्टम में घुसा जाए एंड नॉर्मली एक अपना फ्यूचर सिक्योर किया जाए। तो मेरा यही था कि फ्यूचर सिक्योर करना वहां पे मेरा पहला वो हो गया था। इट्स नॉट दैट कि मेरे को कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह नहीं थी। मेरी जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट थी वो टीसीएस में थी, जो कि एक कोडिंग वाली कंपनी है, जो कि मेरे को कोडिंग उस टाइम काम चला उसे आती थी, बट इट गॉट मी थ्रू। और जो ऑफ कैंपस थी वो मेरी एलएनटी के अंदर थी। उसके उस टाइम मेरे को दोनों ऑफर्स थे, जो कि मेरे 2018 के फर्स्ट हाफ तक थे, जिसको उसके बाद उन्होंने रिसेंड कर लिए थे कंपनीज ने, ऑब्वियसली क्योंकि टाइम ड्यूरेशन हो जाती है। तो 2018 तक तो मेरे को ये क्लैरिटी थी कि क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ें नहीं है। प्लस मेरा ऐसे था कि मेरी जो जॉब ज्वाइनिंग है एंड जो आगे मेरे को करना था, लाइक मेरे को मास्टर्स भी करनी थी वो, लेकिन उसके लिए मेरे को एम्पल टाइम मिला कि 6 महीने मेरे को मिले, कि उसमें ये चीज़ें देखी कि क्या क्या चीज़ें मुझे आगे चाहिए, क्या क्या चीज़ें फैमिली को भी ऐसी हैं कि फैमिली भी थोड़ी तरीके से खुश रहे, थोड़ी प्रॉस्पेरस
एंड वो आपके डिसीजन को और पुश करेगा और कई बार ऐसे होता है कि हॉबी होती है, बहुत सी होती हैं जो तुम परस्यू करना चाहते हो, लाइक फॉरएवर जैसे रहती हैं कि तुम वो चीजें कंटिन्यू नहीं कर पाते हो क्योंकि फैमिली से एक पुश नहीं मिलता है। जब तुम्हारे को दिख रहा है कि एक एविडेंट पुश मिलने वाला है फैमिली से, अगर तुम ये पाथ चूज कर लेते हो तो वही वाली बात है। तो तुम मोस्टली लोगों की तरह, जैसे वही है द रोड नॉट टेकन ना लेने की बजाय तुम द रोड टेकन वाला पाथ जो है जो लोग ले रहे हैं। और उस टाइम गवर्नमेंट जो नौकरियां थी उस टाइम ठीक ठाक उस नंबर में थी, 900 से 1000 आ रही थी यूपीएससी की वैकेंसीज वगैरह काफी थी, तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी एक बहुत अच्छी सी दिखती है, तो तुम इसलिए इन चीजों के अंदर जाते हैं। रहा कहा ऐसा हुआ कि 2017 जो आई गेस मैं तो टीना डाबी जिसमें फर्स्ट रैंक थी, उसी बैच के अंदर जो मेरे ब्रदर हैं, लाइक बुआ जी के बेटे हैं, वो आईएएस पंजाब कैडर आए। एंड उसके बाद से जो है कि घर में ही एक इंस्पिरेशन कह सकते हैं, उन्होंने वही था, जैसे जब मैं उनसे मिलने गया उन्होंने सीधी बात बोली कि स्काई इज द लिमिट। तो मतलब ऐसा है कि जो इंसान आईएएस हो चुका है, अगर वो लाइन प्लेस नहीं हो, तुम चाहते हो कि तुम और ऊपर जाओ और ना जाओ, तो वैसी वाली बात है। नहीं तो वहां पे वही वाली बात है। अब आपने बोला था कि थोड़ा शेरी का तड़का कहीं ना कहीं लगेगा, तो हर जगह से मेरे को दो लाइनें याद आ रही हैं कि वाकिफ कहाँ जहां हमारी उड़ान से वो आसमान पे। तो वही है कि उड़ान अलग लेवल पे चलनी चाहिए एंड वो चलनी ही आगे ही उड़नी चाहिए। तो वहीं पे मैंने डिसाइड किया कि हाँ ये वाला एक डायरेक्शन बढ़िया रहेगा, अपना बेस्ट शॉट दो, 2-3 साल लगाओ। 3 साल मेरे को था कि अपना लेके चलते हैं, तब तक कुछ तुम्हारे पास कंक्रीट आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो तुम्हारे क्रेडिट इतने हो जाते हैं कि तुम कहीं और पढ़ा सकते हो बेटर तरीके से हो और इंसान बन सकते हो एक बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल। यही है सर। नहीं, बहुत 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 सुंदर विचार है। और जो है इतना आपने इलेबरेटेड वे में चीज़ों को एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है कि जो अपकमिंग छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनको रियल जर्नी के बारे में जो है रियल एक कॉन्वर्सेशन से काफ़ी काफ़ी हेल्प होगी। अच्छा धीरज, एक चीज़ बताइए कि आपने स्वयं भी प्रिपरेशन करी, और अच्छा मैं यहाँ बताना भी चाहूँगा, धीरज पहले नायब तहसीलदार भी सिलेक्ट हो चुके थे और उसके बाद इन्होंने फिर स्विच करके एज अ तहसीलदार भी ज्वाइन किया है। तो आपने अपने कंटेम्प्रेरीज, आपके साथ के बहुत सारे विद्यार्थी भी सिलेक्ट हुए, आपके कॉलेज से बहुत हुए, आपके बैचमेट भी बहुत सिलेक्ट हुए, तो क्या वो कॉमन एट्रीब्यूट है जो आपने देखा कि शायद वो आपके अंदर थे, या नहीं तो आपने उनके ऊपर काम करके उन एट्रीब्यूट्स को हासिल किया है? तो और या बाकी अन्य विद्यार्थियों में आप एकेडमी भी गए तो आप और टॉपर से भी मिले, तो हमें प्लीज बताइए कि क्या एक एट्रीब्यूट छात्र में तो अवश्य होनी चाहिए कि अगर वो सिविल सर्वेंट बनने की आकांक्षा रखता है? ठीक है सर। तो सर जो मोटा मोटा हमने देखा है कि कुछ ऐसे, लाइक मैं लिस्ट तो करने लगूंगा तो एथिक्स का एक आंसर बन जाएगा, बट बजाय कि एक एथिक्स का आंसर जो आम आदमी जो समझे उन भाषा में बताना चाहूंगा कि पहला वर्ड आता है ह्यूमिलिटी का। तो आपको एक हम्बल बना इंसान कि तुम इस प्रोसेस में आए हो, कुछ सीखने आए हो और हर रोज तुम एक चीज सीखोगे। और इतने साल पढ़ने के बाद, क्योंकि इतने साल ही बोलूंगा कि 2017 से लगे हुए हैं, 21 हो चुके हैं, 4 साल तो हम पढ़ चुके हैं, आज भी उस ह्यूमिलिटी से हर फैक्ट को सुनना कि कोई नया इंसान, जो कि इंसान ये जरूरी नहीं है कि वो तुमसे ऊपर हो या तुम्हारा टीचर हो या कुछ हो या एज में तुमसे बड़ा हो, तुमसे छोटे इंसान है, तुमसे एज में छोटे इंसान हैं, कम छोटे से बच्चे भी हैं, वो भी कुछ सिखाना चाह रहे हैं तुम्हारे को, और तुमने उस ह्यूमिलिटी से वो चीजें सीखनी है कि ये चीज कोई बता रहा है और फैक्ट है, वो ग्रास्प करना है। सेकेंडली सर, इसमें ह्यूमिलिटी के बाद आता है कंसिस्टेंसी, कि आपको पूरे प्रोसेस के अंदर एक कंसिस्टेंसी, ये आपको यूपीएससी ऐसा पेपर नहीं है जो बहुत कुछ गजब आपसे पूछा जा रहा है। जिस पेपर में मोटा से बात होती है, लाइक हमेशा से ऐसे बोला जाता है हमारे को आईआईटी वगैरह जब लेवल को होता था कि पता नहीं क्या ही पढ़ना है, पर जिस पेपर में अगर आपकी कट ऑफ का क्राइटेरिया रखा गया है ना, वो कट ऑफ का क्राइटेरिया इज लाइक यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद दैट प्रोसेस ओनली। कि आप अगर यूपीएससी कट ऑफ 98 मार्क्स आ रही है 200 में से, तो तुम्हारे को 49 नेट क्वेश्चन ठीक करने हैं, दैट्स इट। तुम चाहोगे 100 क्वेश्चन ठीक करने, तो तुम्हारा नहीं हो पाएगा। मतलब वैसे वाली बात है कि तुम वही 40 क्वेश्चनों पे रह जाने वाले हो। तो तुम्हारा कोई ये कि कंसिस्टेंसी अपनी एक प्रोसेस में, कि तुम्हारी क्या धारणा रह रही है, तुम्हें रोज उठ के, जरूरी नहीं कि तुम 8-8 घंटे पढ़ रहे हो, 10-10 घंटे। मेरे से पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है मेरे से, या मेरे जो साथी हैं जितने भी हैं जो जो सिलेक्ट भी हुए हैं, लाइक जो फर्स्ट रैंकर थे मोहित मेहराना, उनसे भी पहला, मैं कल उनका इंटरव्यू ऐसे ही
सर्च थ्रू कर रहा था कि शायद उनमें से कुछ बेटर कंटेंट और मिले अच्छे तरीके से। तो मैंने उनसे सवाल यही पूछा गया था कि आप सर 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे कितना पढ़ते हो। उनका वही था, कहते जितना ह्यूमनली पॉसिबल है और जितना मैं जान सकता हूँ उस चीज को, दैट्स इट, कि सबका अलग अलग वाला पार्ट है। कोई इंसान 14 घंटे पढ़ के और मैं जैसे हूँ 2 या 3 घंटे पढ़ के भी इक्वली वैसे वाला काम है। जैसे आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया है कि स्मार्ट वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल प्रोसेस, कि आप कंसिस्टेंट हो रहे हो, कि आपको है कि रोज आपने पढ़ना है। ऐसा है कि अखबार जो है, अब ऐसा है कि लोग चाह रहे हैं कि आपको हिंदू के भी नोट्स बना के दे दो, कोई एक्सप्रेस के भी नोट्स बना दे, 4 MCQ भी बना के दे दे। तो इस प्रोसेस में आपने क्या किया, ये आपको देखना चाहिए कि रात को आप सोने जा रहे हो तो क्या सोच के सोने जा रहे हो, कि जो मान लो कि एडुटैप है, सिविल स्टाफ है, इन्होंने अगर बना के दे दी है हमारे को 5 MCQ, तो तुमने क्या किया उस प्रोसेस के अंदर, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके तुमने कुछ ग्रास्प नहीं किया। बजाय उसके तुम रोज उठो, एक अपना अखबार उठाओ, अखबार से 4 आर्टिकल उठाओ। अपने बिल्कुल बुरे दिन में भी ऐसा है कि 4 एडिटोरियल्स करके छोड़ दो, साइड पर रख दो, दैट्स इट। कि सबसे 40 मिनट पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो, रोज की रोज पढ़ो। कंसिस्टेंसी, ह्यूमिलिटी, स्मार्ट वर्किंग, आपके 3 ऐसे जो थे जो मेरे को कॉमन लगे पूरे प्रोसेस के अंदर। वो मेरे को लगा कि हाँ, ये सारे के सारे लोग यही कर रहे हैं पूरे। और प्रीसीवरेंस कहते हैं, ठीक है, ये लोग लिखते हैं, गलत लिखते हैं एंड बोथ द टाइम तो फंबल मारते हैं इस वर्ड को। तो इसका बेसिकली हिंदी मीनिंग है कि तुम्हारे को लगा रहना है यार, सीधी सी बात है। हिंदी में बिल्कुल ऐसे है ट्रांसलेशन कि तुम्हें लगा रहना है इस पूरे पाथ के ऊपर। लोग तुम्हारे को बोलेंगे कि तुम क्या करे जा रहे हो, क्यों करे जा रहे हो, और इतने तुम्हारे को 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तुम्हारे 3 इंटरव्यू निकल गए, ये हो गए, तुमसे नहीं होगा, घर में बैठ जाओ तुम। तो तुम्हें बस लगे रहना और लगे रहो, बस वैसे वाली बात है। तो हाँ, वो तुम्हारे को जो धीरज ने जो है अपने नाम को जस्टिफाई भी कर दिया, धैर्य और धीरज जो है इस पूरे प्रोसेस में बहुत आवश्यक है। बिल्कुल पेशेंस लेवल तो बहुत है, और अपना ही नहीं, फैमिली का भी बहुत चेक होता है। फैमिली का भी बहुत चेक होता है, कितने समय वो जो है आप पे विश्वास भी बना के रख सकते हैं। बिल्कुल कि अगर आप इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं तो वो जो है लगातार आपको एक इमोशनल सपोर्ट भी देते रहते हैं। बिल्कुल सर। तो ये शायद उनका काम भी है। अच्छा धीरज, आप जो है यूपीएससी के छात्र हैं और यूपीएससी को बहुत शिद्दत से आपने प्रिपेयर किया है। जी सर। हरियाणा के अंदर भी आपने अपने कंटेम्प्रेरीज में भी ये ऑब्जर्व किया होगा, और जो मेरा भी अनुभव है, तो छात्र यूपीएससी के हैं जो शायद यूपीएससी नहीं क्वालिफाई हो पाता, या समय में एचसीएस जल्दी क्वालिफाई हो जाता है यूपीएससी के कंपैरेटिवली। तो आपने इन दोनों ही प्रिपरेशन को किस प्रकार से बैलेंस किया, इसके ऊपर प्लीज कुछ बताइए। सर, जो मेनली जो बात है ना, जो किसी भी एस्पायरेंट को समझनी चाहिए, जो कि स्टेट पीसीएस का भी एस्पायरेंट है या यूपीएससी का भी एस्पायरेंट है, उसे ये समझनी चाहिए कि तुम्हें कितना बढ़िया तरीके से वो पेपर समझ आ रहा है। लाइक पेपर कैसे समझ आ रहा है, उसका पैटर्न कैसे समझ आ रहा है, वो आपको ये समझना पड़े पहले बढ़िया तरीके से। तो अगर आप उसके सिलेबस को बेटर तरीके से समझ पा रहे हो और उसका पूरी अंडरस्टैंडिंग रख रहे हो बढ़िया तरीके से, तो आपको देखना पड़ेगा। तो आपको एक ही, अगर आपको जो स्टेट पीसीएस है, आमतौर पे ऐसा होता है कि जो यूपीएससी है उसके लिए आपका ओपन डोमेन रहता है। जो स्टेट पीसीएस है आपका ऐसा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हेल्प करते हैं आपको। एंड जो प्रीवियस ईयर का तुम्हारा जीके है, जो स्टेट पीसीएस की जीके है, वो आपको बिल्कुल ही ढाल देती है अपने आप के अंदर। दोनों चीजों में बैलेंस की बात ऐसे आ जाती है कि यूपीएससी तो आप पढ़ रहे हो, रेगुलरली पढ़ रहे हो। जैसे अभी पूछते हैं कि मैं क्या करूं 2 महीने में एक्स्ट्रा कि हरियाणा के लिए कुछ अलग हो। मेरा ऐसे है कि पहले तुम जो 2 पेज स्किप करते थे, इंडियन एक्सप्रेस के, हिंदू के पेज स्किप करते थे, जो कि हरियाणा या पंजाब से बिलोंग करते थे, अब उन्हें पढ़ने लग जाओ, बस ऐसा है। उसके अंदर तुमने एडिशन ही करनी है जो तुम यूपीएससी के कंटेंट में कर रहे थे अपने आप में। इसके एडिशन में ऐसा है कि इंग्लिश और हिंदी इस बार हमारी वही है, इसमें काउंट होती है। तो थोड़ा हिंदी लिखने लग जाओ, कि हमारी आदत है कि हम पूरे प्रोसेस में अंग्रेजी बहुत लिख देते हैं, तो हिंदी के बिल्कुल बेसिक जो वर्ड्स हैं हमारे को, कि समिति है, सोसाइटी है, उसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन तक नहीं आ रहा होता हमारे को पेपर में। और बजाय कि हम पेपर में पहली चीज लिखें, उससे पहले वो चीजें प्रिपेयर करके जाओ। तो थोड़ा आपको ये देखना है कि यूपीएससी के क्या क्या फर्क है इसमें, एंड उसमें क्या क्या तुम्हारे को प्रिपरेशन में ऐड करना है। तो सबने जितने भी थे जो यूपीएससी, सारे सारे यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे होते हैं, उसके थ्रू जो फ्लो में आ जाता है वो होते हैं यूपीपीएससी आ जाएगा, पीसीएस आ जाएगा, आपका एचईएस आ जाएगा, एंड एचसीएस आ जाएगा। तो उस प्रोसेस के अंदर ये चीजें आ रही हैं। तो तुम्हें बस ऐसा है कि यू हैव टू, और लास्टली जो मैं ये बोलना चाहूंगा, यू हैव टू रिस्पेक्ट द होल अथॉरिटी, यू हैव टू रिस्पेक्ट द स्टेट्स इंटीग्रिटी। पूरी प्रोसेस के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि
आप अगर हिमाचल में पेपर दे रहे हैं, हरियाणा में पेपर दे रहे हैं, आपको उस पेपर का पैटर्न का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। वहां पे जाके आप ये नहीं बोल सकते यार ये सवाल कैसे पूछ लिया। स्टेट पीसीएस ऐसे सवाल पूछेगी एंड आपको इससे बढ़िया प्रिपेयर होना चाहिए था, बजाय कि उस पर सवाल या निशान करने के कि ये ऐसा सवाल क्यों आ गया। क्योंकि यूपीएससी एक ही है, पूरे पूरे देश का एक ही है, और वो जो लेवल का वो बनाना चाह रहे हैं, सारे स्टेट चाह रहे हैं कि उस लेवल का बने हमारा पेपर। जैसे कि हमने पंजाब में भी देखा, काफी हद तक रेप्लिकेट करने का इस बार प्रयास भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो रेप्लिकेट कर रहे हैं, बट वही वाली बात है कि हरियाणा लाइक किसी भी स्टेट का यही रहेगा कि वो रेप्लिकेट करेंगे, वो कभी पैटर्न रेप्लिकेट कर पाएंगे तो क्वेश्चन की क्वालिटी नहीं कर पाएंगे। जब वो ऑप्शंस बनाने लगते हैं तो वही उनका फैक्चुअल डाटा आ जाता है, जो कि वो उस पेपर को पूरा मुश्किल बना देता है, जो कि हम वही वाले हैं। और प्री कंसीव नोशंस के साथ पेपर में कभी ना जाओ किसी भी तरीके से कि हरियाणा का आसान आएगा, नहीं आएगा, और पंजाब के तर्ज पे आएगा या यूपीएससी के तर्ज पे आएगा। ओपन माइंडेड जाओ, जो पेपर आएगा सबके लिए वैसा ही आएगा, और बिल्कुल रिलेटिव पेपर है ये। वही बैक टू दैट कि कट ऑफ वाला जो पेपर है, आपको कट ऑफ ही क्लियर करनी है, आपको टॉप नहीं करके आना उसके अंदर। जो मेंस आएगा, मेंस का अलग वो रहेगा, ऑपरेशन रहेगा। बिल्कुल 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 धीरज। अच्छा धीरज, इतना जो है पूरा प्रोसेस आपने देखा कि बहुत टीडियस है। इस सब्जेक्ट में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कोई इंजीनियरिंग से आया है, कोई मेडिकल से आया है, अलग अलग स्ट्रीम से छात्र आके इस एग्जामिनेशन को तैयार करते हैं। बहुत सारी नई चीज़ें हैं जिसको पढ़ते हैं, समझते हैं। इस दौरान स्ट्रेस भी है ना। और लगातार क्योंकि आपके ऊपर बहुत आशाएं हैं, आपकी अपनी आशा है, सामाजिक भी है, और पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं इतनी इन्वॉल्वमेंट है, इमोशन खर्च होते हैं, उनके समय खर्च हो रखा है। तो इस सब के बीच में क्या एस्केप रूट आपने ढूंढा, और कैसे जो है अपनी हॉबीज से अपने स्ट्रेस को कम करने का आपका प्रयास रहता है? सर, पहली बात तो ये जो मैं आंसर अभी देने वाला हूँ, अब ये वाला आंसर ऐसे है कि ये मेरे पे स्पेसिफिक है, और कोई और अप्लाई करे तो उसे बिल्कुल अपना ही देखना होगा बिल्कुल। कि मैं ये स्ट्रेस को ले पाऊँ। कि अगर मेरी कोई वर्ड्स लेके चला जाए और वो चीजें रेप्लिकेट करे, वो नहीं काम करेगा। ये है इंडिविजुअल बेसिस पे जो आंसर रहेगा। तो मेरा आंसर यही रहेगा कि मेरी जो हॉबीज हैं दो, जैसे सर ने पहले बताया कि पोएट्री की हॉबी है एंड फोटोग्राफी है, एंड दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं एक दूसरे को। कि दोनों में ही तुम नेचर को निहार रहे हो, तुम हुस्न को निहार रहे हो, जो हम एक वर्ड बोलते हैं कि एक खूबसूरती है उस नेचर की, और उसमें जो लोग हैं उसकी। लाइक मैं ह्यूमन फोटोग्राफी करता हूँ, तो उसके अंदर ऐसे एक तुम इंसान कैसा है, इंसान के रंग कितने हैं उसके, अगर लाइक ह्यूमन फोटोग्राफी के अंदर तुम एक मोनोक्रोमैटिक फोटोग्राफी करते हो, तो लाइक जब जब तुम ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर इतना अच्छा कुछ पोज कर रहे हो कि तुम खाली फोटोग्राफ से एक स्टोरी ही बता रहे हो, तो वो अपने आप में तुम कैसे खोल पा रहे हो उस चीजों को। एंड ये नहीं है कि ये चीज खाली स्ट्रेस ही बर्स्ट करेगी, ऐसे है तुम्हारी जो प्रिपरेशन है उसको भी बेटर करने वाली है, क्योंकि तुम उस चीज को क्रिटिकली एनालाइज करोगे, उस फोटो को भी वहां पे वैसे उसी तरीके से। एंड जो दोस्त हैं, सीधी सी बात है, आप बात करते रहिए, जितने भी लोग हैं आपस में बात करते रहिए, 2-3 लोग रखिए ऐसे कि, और ये अलग अलग मीडियम हो सकते हैं सबसे, कि बात करने हैं तुम्हें, वीडियो कॉल करनी है, मिलके आना है, कहीं घूम के आना है। लाइक हमारा रहता था कि मेरा जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 2-3 पीपल, लाइक आउट ऑफ वो भी हैं जो उसके बिना भी हैं। तो हमारे ऐसे कि कहीं घूमने चलते हैं, और पहाड़ हमारे पास तो क्योंकि लोकेशन का फैक्टर है, पॉजिटिव है, तो हिमाचल पहाड़ों पे हम निकल जाते थे, और वो भी ऐसी जगह पे नहीं कि मनाली, बिल्कुल ऐसे कि बहुत ज्यादा ही कंजर्वेटिव प्लेसेस हो, ऐसी कि जैसे जिब्बी हो गया, तीर्थन वैली हो गई, जो कि अभी एक्सप्लोर नहीं है। ऐसे गांव जो वहाँ पे भी हैं, वहाँ पे होमस्टे वगैरह, एंड वो थोड़ा बेटर रहता है। एंड इसके अलावा जैसे फोटोग्राफी तो हो गई है, शायरी रह गई है, एंड बिल्कुल आप बेसिक लेवल पे कर सकते हो कि जैसे ओपन माइक्स होते हैं, ओपन माइक्स को बहुत एक्सप्लोर करता था। जो यहाँ पे आजकल ओपन माइक्स का बहुत कल्चर चल रहा है, तो ओपन माइक्स पे जाके तुम्हें नहीं कुछ एक्सप्रेस करना, अगर तुम करो तो बहुत बढ़िया होगा तुम्हारे को, इंटरव्यूज एंड जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस बिल्ड है वो उसमें बूस्टर होता है वो। बट अगर नहीं है तो तुम वहाँ पे दूसरों के व्यूज सुन रहे हो, उसमें स्टैंड अप व्यू होते हैं, कॉमेडीज होती हैं, एंड पोएट्री भी होती है, स्टोरी टेलिंग होती है, कि लोग कैसे दुनिया को देख रहे हैं। एंड इस यूपीएससी के प्रोसेस में, जो कि बहुत टीडियस है, उसके बाहर भी लोग हैं, और वो कैसे इस दुनिया को परसीव कर रहे हैं, यू हैव टू नो दैट। एंड अगर आपको कुछ लोगों ऐसे लगे कि थोड़े से वाले शौक है ये, इनमें से थोड़े से कि तुम्हें कुछ कहानी सुननी है, कुछ नहीं है, थोड़ा वही है कि फैंसी तुम्हारे को वही है कि तुम फूड टेक्स होते हैं कुछ लोग। लाइक मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जो कि फूड क्रिटिक भी हैं। लाइक तुम जाके, तुम्हें खाना बहुत पसंद है, तुम फूडी हो, कहीं पे जाके फूड का ब्लॉग बनाओ बढ़िया तरीके से, एंड
बताओ कि क्या कुछ है, खाना कैसा होना चाहिए, नहीं है, उससे तुम्हारी एक अलग से एक हॉबी, एक रुचि अलग से निकल के आती है। तो वो बहुत बढ़िया काम है। तो ऐसा है कि कुछ हॉबीज पकड़ो, दोस्तों को ना भुलाओ, और फैमिली, लास्ट पर नॉट कि फैमिली से तुम बात करते, जिससे भी बात करते हो तुम्हारी बहन ज्यादा बेटर बनती है, कनेक्शन है, तो उनसे बात करो अच्छे तरीके से कि मेरे को ये चीजें हो रही हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एंड उसके अलावा तुम्हारा कोई लाइफ पार्टनर है, तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक करते हैं। एंड इमोशनल सपोर्ट जो फ्रेंड हो, ये वाला तबका है वो फैमिली भी कभी मिस कर जाती है, क्योंकि फैमिली से तुम्हारे को एक वो ड्यूरेशन और वो एक गैप बना के रखना पड़ता है, और जबकि तुम फ्रेंड्स में वो खुल जाते हो। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी, हॉबी, फ्रेंड्स, फैमिली, एंड ये आंसर कभी भी यही रहने वाला है। तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स थैंक्स धीरज, इतने जो है वैल्यूबल एडवाइस के लिए, आई वुड से। अच्छा धीरज, जैसे आपने ये भी आंसर आपका सब्जेक्टिव ही रहेगा, जैसे कि आपने हॉबीज और स्ट्रेस मैनेजमेंट में बोला, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, नेचर ऑफ हॉबीज वेरी कर सकती है, उनको अप्रोच करने का तरीका अलग हो सकता है। ऐसा ही टाइम मैनेजमेंट में, जैसे आपने बहुत अच्छी बात एक पहले बोली कि हर किसी का टाइम ड्यूरेशन अलग है, कोई शायद 2 घंटे भी पढ़ता है, कोई शायद 10 घंटे भी पढ़ता है, और दोनों के पढ़ने की इंटेंसिटी अलग हो सकती है, उसका आउटकम अलग हो सकता है। तो आप अपने टाइम मैनेजमेंट को, है ना, और ये भी मैं सबसे एक प्रार्थना भी करूंगा कि आपने रेप्लिकेट नहीं करना है, ये बिल्कुल बिल्कुल। धीरज का टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, ये उनके अनुसार बनाया हुआ टाइम हो सकता है। तो प्लीज अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में और अपने डेली रूटीन को आप कैसे मैनेज कर रहे थे उसके बारे में प्लीज थोड़ा। इस पर को भी कि प्री था, उसके पहले जो हम फुल प्रिपरेशन मोड में होते हैं, वो एक अलग प्रिपरेशन होगी। एंड आफ्टर गेटिंग जॉब्स, क्योंकि बहुत से लोग हैं हमारे जो कि या तो सर्विसेज उनको नीचे वाली मिलती हैं, लाइक उनकी मनपसंद सर्विसेज नहीं मिलती हैं, बट ऐसे है कि कुछ और सर्विसिंग बीच बीच में करते रहते हैं, एंड साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। तो दोनों पहलू का अलग अलग मैं बताना चाहूंगा। तो पहला फेस ऐसे होता है कि तुम्हारा डेडिकेटेड गोल ही वो है कि तुम्हारे को यूपीएससी देना है, एंड जो तुम्हारे अलग अलग पेपर्स हैं, नाबार्ड हो गया और से आरबीआई बीच में अलग अलग लेवल के हैं। तुम्हारे को ऐसे कि पहली बात तो वही है कि आपको सेग्रीगेशन का टाइम का सीधे तरीके से पहली बात ये है कि तुम्हारा जो न्यूज़पेपर है वो नहीं है, वो उसके अलावा उसका अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे को न्यूज़पेपर से गो थ्रू होना ही पड़ेगा। एंड एवरी पेपर पॉसिबली जो आज इंडिया में हो रहा है वो डिमांड करता है कि एक अखबार की नॉलेज, नॉर्मल वाली नॉलेज और एनालिसिस करना हर पेपर उस अखबार का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम उसको चाहे 1 घंटा दो, 1.5 घंटा दो, इंक्लूडिंग कि अगर तुम कहीं से कोई सोर्स देख रहे हो, लाइक मेरी आदत है, मैं राउज आईएएस का एक 30 से 40 मिनट की समरी आती है, कि मैं रात को ऐसी फन टाइप से मिलता हुआ देख लेता हूँ, मैंने ठीक भी पढ़े थे मैंने आर्टिकल कि इस बार ठीक है या नहीं है, तो वैसे वाला काम है। तुम उसको 1 से 1.5 घंटा दे सकते हो, 2 घंटा एट मैक्स दे सकते हो कि अखबार रोज हो रहा है तुम्हारा। उसके बाद तुम्हें देखना है कि अर्जेंट नीड्स क्या है, कि क्या पेपर है आ रहा है। अब तुम 2 महीने रह गए और एचपीएससी भी, एचसीएस आ रहा है एंड यूपीएससी भी आ रहा है, तो ये तो इस पर ऐसे है कि तुम स्ट्रीमलाइन कर सकते हो दोनों के दोनों प्रिपरेशन साथ में, कि थोड़ा सा ऐसा है कि 2 घंटे अब इसमें ऐसे ऐसे है कि हम हरियाणा पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, एंड तुम अपना ऑप्शनल बहुत तगड़े तरीके से तैयार कर सकते हो। अब तुम ऐसे यूपीएससी अगर होता, मैं किसी को सजेस्ट करता तो यूपीएससी में बोलता हूँ कि फेब तक बंद कर दो ऑप्शनल पढ़ना अपना, क्यों ऑप्शनल आपका प्रीलिम्स में नहीं आएगा, एंड प्रीलिम्स इस बार बहुत पेचीदा हो रहा है, बहुत बहुत मुश्किल जा रहा है। ठीक है, तो मैं अभी बोलूंगा। बट ऐसे है कि अब तुम्हारा एचसीएस भी आ रहा है, अरे को साथ के साथ वो ऑप्शनल भी कहीं ना कहीं तुम्हारे को पोषण करना पड़ेगा पूरे शेड्यूल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे कर सारे तुमने कर लिए हैं। जीएस तो तुम्हारा ऐसा है कि तुम अगर अखबार डिलीजेंट्री पढ़ रहे हो वो बेटर तरीके से। इसके अलावा तुम अगर कोई मैगजीन्स पढ़ते हो, लाइक मैं नहीं कहूंगा कि योजना कुरुक्षेत्र वगैरह सारी की सारी ही वैसे वाला काम करो, इससे बेटर है कि कंपाइलेशंस आ रही हैं अलग अलग लेवल के ऊपर, लाइक विजन वगैरह की थोड़ी समरीज आती है, शंकर की समरीज आती हैं, दैट वुड डू। उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि तुम ओवर द टाइम तुम्हें लगेगा कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, एंड तुम बजाय कि वो पुरिंदा 60 पेजों का, 70 पेजों का, 80 पेज सेपरेटली पढ़ो, तुम उसकी समरीज देख के थोड़ा बेटर, कि वो रेपिटेशन तो है, हर कंटेंट में रेपिटेशन है, वो तुम्हारे को वो टाइम पता भी लग जाएंगी। ये वाला पार्ट है। एंड एट द सेम टाइम तुम्हें पता है कि सारा पेपर एक ऑब्जेक्टिव पेपर भी है, पहला बोथ प्रीलिम्स एंड एचसीएस का प्रीलिम्स भी, दोनों वो है।
तो आपको ये देखना है कि हम कैसे 40 या 50 मिनट सिर्फ एमसीक्यू ही लगाएं। एमसीक्यू जो है कहीं से भी लें, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पहली बात तो इतने ज्यादा हैं कि लोग मुझसे सोर्स पूछते हैं कि क्या क्या करें हम उसका, कहाँ से लगाएं ये वाले एमसीक्यूज वगैरह। मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, लगा दो। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मैंने सारे कर दिए हैं, तो दोबारा से पिछले वाले उठाओ एंड उनके ऑप्शंस पढ़ो खाली, कि वो ऑप्शंस पूछे गए हैं तो पूछे क्यों गए हैं, कि वो वाले क्वेश्चन सारे सारे हैं तो जो एक आंसर सही था उसके अलावा 3 ऑप्शन है ना, वो क्यों है वहां पे, तो उसके बारे में भी पढ़ो बढ़िया तरीके से। तो बेसिकली एमसीक्यू तुम देखो, नजरों के सामने लेके जाओ 50 मिनट एटलीस्ट, 50 से घंटा तुम रोज का, कि क्योंकि पेपर एट द एंड ऑफ द डे तो तुम्हारा एमसीक्यू है। वहां पे जाके तुम ये बोलो कि यार मेरे को तो यार समझ नहीं आया, ऑप्शन मुश्किल आ गए थे, या ऑप्शन 1 2 3 था 2 3 1, और 1 2 3 था 2 3 लिखना था ओनली आ गया, ऐसे वाले क्वेश्चन आ गए, मुश्किल आ गया पेपर। तो वो तुम्हारे वो बाद में एक्सक्यूजेस तो तुम्हारे को खुद को सफर होगा कि तुम्हारा तो अटेम्प्ट तो गया ना फिलहाल। तो तुम्हारा ये है मोटा, मैंने सारे सारे बताए कि पढ़ाओ के साथ तुम्हारे को ये वाला पार्ट करना है। एंड एट द सेम टाइम तुम जो नॉर्मल यूट्यूब पे वीडियोस, जैसे मैं कहता होता हूँ कि आजकल नेटफ्लिक्स बहुत अच्छा कंटेंट देता है, 2 3 और वो हैं जो कि नॉर्मल क्यूरियोसिटी की वीडियोस हैं। आजकल यूपीएससी का जो पेपर है अपने आप कंटेंट में है, एंड जो स्टेट पीसीएस भी हैं वो ऐसे कंटेंट दे देंगे कि लाइक बिल्कुल बिल्कुल ही वेग भी नहीं कहूंगा मैं उन्हें, बट ऐसा है कि तुम कहीं किसी वीडियो में कुछ देख रहे हो कि कोई एक्सप्लेन कर रहा है उस चीज को, कुछ बता, लाइक ऑर्गेन की अलग अलग टेक्निक्स हैं, वो पर कोई वीडियोस ऐसे जो 1 2 मिनट की शॉर्ट्स होती हैं जिसे कहते हैं, वो चल रही हैं, वो देखते रहो एंड तुम अपडेटेड रहो। रोज ऐसे लगना चाहिए कि तुम अफसर हो और अपडेटेड अफसर हो। और अगर तुम तैयारी उस टेम्परामेंट से करोगे, तुमने अफसर ही बनना और अफसर की तरह ही पढ़ोगे, तो वो तुम्हारे जो सारे दिन के तुम्हारे 8 घंटे हैं या 6 घंटे जो भी ले रहे हैं वो बेटर रहेगा। सेकंड जो पार्ट है जो तैयारी का, जो मैंने बोला था कि जो वर्किंग वाले लोग हैं उनके लिए बहुत कम टाइम बच जाता है, कि वो 5 या 6 बजे तक तो घर पहुंच रहे हैं, वैसे वाला काम है। एंड जो अगर वर्क फ्रॉम होम वाला काम भी है, बट वही है उनके पास नेट 4 घंटे बचते हैं, उसके अंदर वही है न्यूज़पेपर। अगर आप डे में जैसे कम्यूट कहीं पर कर रहे हैं या सुबह बैठे हैं आराम से चाय पी रहे हैं, जस्ट लॉग इन करने से पहले, आजकल वर्क फ्रॉम होम खुद कर रही है दुनिया, तो उससे लॉग इन करने से जस्ट पहले तुम अखबार के गो थ्रू हो सकते हो बढ़िया तरीके से, 4 नोट कर लिए। न्यूज़पेपर इज इंडिस्पेंसिबल। एंड इतना मेरे को गारंटी है कि जो लोग सर्विस में हैं वो उन्होंने वो मुकाम इसलिए हासिल किए है क्योंकि वो सारी सारी चीजें पढ़ रहे हैं काफी और वो उस टच के अंदर हैं। तो और उनको कोई बस ऐसे जस्ट वर्ड अम्बेडकर जयंती और नेशनल साइंस डे कोई थ्रो कर देगा तो वो उसके ऊपर पैराग्राफ लिख सकते हैं, वैसे वाला कंटेंट है। तो उनको बस ये है कि उनको एक अपडेशन चाहिए रोज की रोज। उनको वही वाली बात है, अगर एचसीएस आ रहा है तो थोड़ा सा ऐसा है कि आधा घंटा 1 घंटा जो स्टेट की जीके को है वो स्पेसिफिकली दे सकते हैं आप। एंड हिंदी थोड़ा वही अगेन स्टेट पे आता हूँ तो हिंदी और पंजाबी में बोलता होता हूँ पीसीएस वालों को, तो वो लिखते रहो, थोड़ा हाथ पे चढ़ाओ इन सारी चीजों को। तो दोनों में ये फर्क रहेगा बस मोटा मोटा, मेरे को यही आता है। ओके, नहीं बिल्कुल ठीक है। आप काफी जो है विस्तार में आपने ये सारी चीजें बताई। जनरली लोग इतने विस्तार में नहीं बताते, आपने जो है ट्रूली जो गाइड करने वाला काम है वो जो है यहाँ पे किया, बिल्कुल। थैंक यू धीरज फॉर दिस। अच्छा धीरज, एक बात मेरे को बताइए कि आपने जैसे जब ये पूरे प्रोसेस में थे आप, है ना, बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं, उन गलतियों से सीखते भी हैं, है ना। और समझदार वे है जो अपनी गलती से सीखे, अति समझदार वे है जो दूसरे की भी गलती से सीखे और उनको ना दोहराए। तो आप जो है छात्रों को, ऑल्दो आपके लिए जो है मेरा ओपिनियन ये है कि आपने बहुत कम गलतियां करते हुए बहुत समय से पेपर को क्लियर किया है ना। आप जो है फर्स्ट टाइम में ही आप नायब तहसीलदार सेलेक्ट हो गए, फिर आपने सेकंड टाइम दिया तो आप तहसीलदार सेलेक्ट हो गए। तो फिर भी अगर आपको लगता है कुछ पॉलिसीज हैं और छात्रों को क्या नहीं करना चाहिए जिससे उनका ये सफर जो है छोटा रह जाए और अंग्रेजी वाला सफर ना बन के रह जाए। सर पहली बात तो है कि तुम्हारे को एक एंड गोल जब पता हो कि तुम्हें अगर अफसर बनना है और तुम्हारा लक्ष्य जो है, जो टारगेट है वो तुम्हारा कंफर्म्ड है कि तुम्हें यही बनना है, तो तुम्हारे को ये पता है कि तुम्हें जो रोज के हैं जो टाइम तुम्हारा ड्यूरेशन खराब हो रहा है, जो तुम्हारी डिविएशंस हैं लाइफ में अलग अलग तरीके की, वो तुम्हें कैसे इग्नोर करनी है। जैसे सिंपल सी बात है कि आजकल ऑनलाइन कंटेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है एंड ऐसे है कि थोक के भाव में अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं जो कि तुम आराम से डिसेंट प्राइसेस पे खरीद सकते हो, और फ्री तो बिल्कुल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है। तो तुम्हारे को ये डिसाइड करना है कि तुम्हें कंज्यूम क्या करना है उसमें से, सारे के सारे में से तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें टाइम पास नहीं करना है इसमें, तुम्हारा ये पूरे प्रोसेस करने का। तुम उस वीडियो को जो 2 घंटे की देख रहे हो, आजकल मेरा मतलब ऐसा है कि
किसी पे डायरेक्टेड नहीं है, बट ये है कि कुछ मैराथन सीरीज वगैरह चल रही हैं, वैसे वाली सीरीज चल रही हैं जो कि 6-6 घंटे की, 8-8 घंटे की हैं। एंड तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 8 घंटे का मैं वो वीडियो देखने से बेटर है वो एक किताब जो अलग से है उसी को थोड़ा समराइज वे में मैं बेटर उससे कर लूंगा। तो आपको ये देखना है कि डिविएशन ये वाली चीजें हैं। इसके अलावा ऐसा है कि कुछ आपको वही फ्रेंड्स जो बोलूंगा, मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि फ्रेंड्स ऐसे रहे हैं कि उन्होंने फैसिलिटेट ही किया है पूरी उसको पढ़ाई को, कि भाई तेरे पास अगर इसके नोट्स नहीं है तो मैं बना देता हूँ ये वाले नोट्स, कोई बात नहीं तू मेरे वाले ले ले, एंड वैसे वाला आप क्रेडिट, आप यहाँ पे उनका शुभ नाम लेके क्रेडिट भी दे सकते हो। अक्षल अक्षल धर नहीं रहे हैं, लाइक अगर प्रोसेस वाली बात करेंगे, अक्षल रहे हैं, आशिम रहे हैं, जसप्रीत रहे हैं, एंड अदिति रही हैं। इसके अलावा जो क्या बोलते हैं जो इस प्रोसेस में नहीं है बट उसने वैसे हेल्प की है कि भाई आजा चल गेड़ी मार के आते हैं कि बहुत स्ट्रेस हो गया है वो रहे हैं, दीपित रहे हैं। तो ये सारे सारे लोग। फ्रेंड सर्कल तुम्हारे को डिविएट कर रहा है तुम्हारे लक्ष्य से, कहीं और लेके जा रहा है और बहुत ही फालतू की चीजें पढ़ रहे हैं। एंड आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एक गोल पे टिके रहो। तुम्हारा अगर एम यूपीएससी है एंड तुम बीच में एसएससी के पेपर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर ना दो, मैंने पेपर दिए हैं और मैं खुद बता सकता हूँ, मैं लिस्ट भी कर रखे थे कि लाइक 17 पेपरों के बाद मेरे को नायब तहसीलदार का पेपर मेरा क्लियर हुआ था, मेरे को ये पता है। अलग अलग लेवल्स के पेपर थे वो, तो मेरे को ये पता है कि तुम्हें अलग अलग पेपर्स देने हैं, बट तुम्हारा टेम्परामेंट एसएससी लेवल का नहीं हो जाए, विद ड्यू रिस्पेक्ट वो नहीं है। लाइक किसी का अगर एसएससी है तो उसका यूपीएससी बीच में हो जाए, ऐसा वाला टेम्परामेंट नहीं होना चाहिए। तुम्हारा टेम्परामेंट इतना फ्रेजाइल नहीं होना चाहिए कि तुम जो चाह रहे हो वही उससे डिविएट हो रहे हो हर दूसरे महीने। और जो लास्ट वाला पार्ट है कि फैमिली से बात करते रहे, बनाते रहे, उनसे बात करते रहे हर 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 चीजों के ऊपर, एंड उनसे उनकी एक्सपेक्टेशंस जाने। लास्टली है कि तुम अपने रियलिस्टिक जो वो एक्सपेक्टेशंस रखें, कि अगर तुम बोल दो कि शेखर बंदोपाध्याय की एक बुक है, मोटी बुक है, अच्छी खासी मोटी बुक है, अगर आपने लाइक सर ने तो देखी होगी, बट आपने अगर किसी ने भी देखी है तो मोटी बुक है, अगर वो आप बोलोगे कि यार मैं इसको 4 घंटे में 5 घंटे में कर दूंगा, दैट इज वेरी अनरियलिस्टिक। ऐसे ये एक एग्जाम्पल है खाली। एंड विजन की भी मान लो कि कोई बुकलेट है, ईयरली बुकलेट आती है, अभी आएंगी जो पीटीटी 365 वगैरह आती हैं, अरे उन्हें बोलो कि यार मैं तो आज एक करूंगा, 6 दिन में मेरा पूरा सिलेबस खत्म, क्योंकि 6 बुकलेट आती हैं। तो दिस इज नॉट फिजिबल एज सच तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए। तो तुम्हारे को जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो खुद से, एंड जो इस प्रोसेस से हैं वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो, और प्रोकास्टिनेशन नहीं करना तुमने कि ये मैं कल कर लूंगा, आज कर लूंगा, वैसे वाला काम नहीं है। अगर करना है तो कर लो, नहीं करना तो बिल्कुल ही छोड़ दो, कोई बात नहीं। उसमें कोई तुम्हारे को कोई देखने नहीं आ रहा, कोई भगवान आके तुम्हारे को वो नहीं दे देगा कि भाई भाई क्या कर दिया तूने, तूने आज करना था, क्या कर दिया तूने तो वैसे वाला काम नहीं होना चाहिए आपके पास कि अपने अपने साथ ईमानदारी रखेंगे। ईमानदारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लाइक दोस्तों के साथ एंड फैमिली के साथ तुम ऐसे होते हो कि ओवर द टाइम कुछ कुछ चीजें ऐसे होती है कि हाँ तुम बताओ नहीं बताओ वैसा वाला काम है, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे को पता है, हर पेपर करने के बाद एक एक इंसान को ये पता होता है वो पेपर कैसा गया उसका, ठीक है। एंड आउटराइटली अगर तुम लोगों को बिल्कुल ऐसे बता रहे हो कि यार मेरा तो पक्का ही हो जाएगा, एंड तुम्हें डीप डाउन पता कि नहीं होगा, तो दैट वोंट टेक यू एनीवेयर। वो लिस्ट आने के बाद पता लग जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें। तो तुम्हारे को ऐसा है कि वही ह्यूमिलिटी के साथ आराम से सिर झुका के आराम से पेपर करते जाओ, जब हो जाएगा तो दुनिया देख ही लेगी कि क्या क्या हो, वैसी वाली बात है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, थैंक्स अ लॉट धीरज, इतने इतने जो है आपने पर्ल्स ऑफ विजडम हमारे साथ शेयर करे। लास्ट में आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू, टू यू, कि okay. एक जो है अपनी जो है इतनी अच्छी आपकी पोएट्री रही है और मैंने तो पहले सुना भी है आपको, तो चंद्र पंक्तियां जो है आप अगर कुछ शेयर करना चाहें। मैं सिर्फ दो कपलेट्स ही शेयर करूंगा, एंड मान लो कि एक एक मेरा अपना है, लाइक मैंने खुद लिखा हुआ है, एंड एक ऐसा है कि फैज अहमद पसंद है फैज आपको? का है। अच्छा, आपको पसंद है, आप शेयर करना चाहें। फैज अहमद, हाँ, वो फैज अहमद फैज का है, तो वो तो ऐसा है कि दुनिया ने सुना भी होगा और वो बहुत पसंद भी करते हैं लोग। तो पहले अपने वाला सुनाते हैं, फिर बहुत जो बढ़िया वाला है उससे एंड करते हैं अपने वाला पता नहीं है ना, लोगों को समझ आएगा पसंद नहीं नहीं आएगा, नहीं वैसे नहीं, बहुत बात बहुत है। बहुत अच्छी तो जो है अपने कविता वाला, लिखते हैं। अपने वाले है, 2 लाइनें थी कि इंतजार और सफर के मायने इंतकाम और मुकाम से कहीं ज्यादा हैं। तो सही बात है, बस बिल्कुल यही बिल्कुल, दो बहुत लाइनें बहुत हैं बहुत। एंड और नहीं, दीज आर रियली कपलेट। मोटिवेटिंग फॉर द एस्पिरेंट जो है, और हाँ दोनों में जो है आपके जो नाम है उसकी छवि दिख रही है। हाँ, धीरज धीरज तो यहाँ नाम वाली बात है
कि अगर कोई मेरे को बोलता है ना कि यार प्रोसेस में है, पेशेंस तो रखो, पहले बोलते थे मेरे को लोग कि यार रुक जा आराम से, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, कि तुम हो जाते हो इम्पेशेंट, हो जाते हो ओवर द टाइम। मैं कहता हाँ यार मेरे को तो रखनी पड़ेगी एटलीस्ट, मेरा नाम, मेरा तो हम भी। नाम ही है, मेरे को तो रखनी पड़ेगी ये चीजें। तो एटलीस्ट वही वाला है। और आखिरी अब एक फैज अहमद फैज की है, 2 लाइनें थी और बहुत ज्यादा ही मशहूर हुई थी ये वाली लाइनें। तो वो है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं डिसहार्टन हो रहे हो कि कुछ नहीं पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, शाम ही तो ये है, कभी टाइम ना टाइम कभी भी तो कट आएगी। जाएगा। नहीं, बहुत 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 अच्छा है और काफी मोटिवेटिंग रहा ये सेशन आपके साथ। और जी मुझे सर। लगता है कि जो विद्यार्थी हैं जो इस एग्जामिनेशन को परस्यू कर रहे हैं वो काफी कुछ जो है इस सेशन के बाद आपसे सीख कर लेंगे। थैंक्स थैंक्स जी अलॉट धीरज फॉर बीइंग विद थैंक अस। यू सर, थैंक्स अलॉट। थैंक यू सो मच।